हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास में। मेरा नाम जेएस मल्होत्रा है और आज मैं आप लोगों को टैक्स के बेसिक्स कराने आया हूँ। जी हाँ, सीएमए इंटरमीडिएट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट, वेरी मतलब इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मज़ा आ जाएगा। सर ये सब्जेक्ट ऐसा है जो आप लोग डेली रूटीन में आप लोग कहीं ना कहीं नाम सुनते हो और हम लोग उसी सीएमए इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। अभी हम लोग ऑब्वियसली डायरेक्ट टैक्स के बारे में और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। आपको पता है कि आपका जो न्यू सिलेबस है उसके अंदर सीएमए इंटरमीडिएट के अंदर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स कंबाइन कर दिया गया है ना। सो एवरीवन, इस सब्जेक्ट के बारे में मैं बाद में बताऊंगा कि सब्जेक्ट के अंदर क्या है क्या नहीं है, बट सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है? टैक्स क्या है। तो आज ये कोर्स करने तो जा रहे हैं, बहुत ही बड़ा कोर्स हो चुका है, नया कोर्स सीएमए इंटरमीडिएट में टैक्स का कोर्स बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। पहले डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स ना दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स होते थे, अलग अलग पेपर्स होते थे इसके, बट अब इंटरमीडिएट के अंदर इसको एक ही कर दिया गया है, सीएमए इंटरमीडिएट न्यू सिलेबस 2022। सो दोस्तों, हम लोग डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले बात करेंगे टैक्स के बारे में। सो एवरीवन, टैक्स होता क्या है? व्हाट इज टैक्स? सो भाई, टैक्स जो है अगर हम लोग बात करें, ये वो सब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट आप लोग तो डेली बेसिस पे सुनते हो। क्या ऐसा नहीं कभी आपने सुना कि आपके पेरेंट्स ने एक मतलब पेरेंट्स को बोलते हुए कि आईटीआर भरनी है, इनकम टैक्स की रिटर्न की ड्यू डेट आ गई है? क्या आपने ये पेरेंट्स को बोलते हुए नहीं सुना कि मेरे को टैक्स को प्लान करना है, मेरे को टैक्स को बचाना है, मैं इतना टैक्स नहीं दे सकता हूँ? क्या ऐसा कभी कोई वर्ड सुना? अच्छा, क्या कभी ऐसी बात नहीं सुनी मूवीज देखते हुए टैक्स की चोरी हुई, टैक्स को लोगों ने इवेड किया? क्या ये बातें नहीं सुनी? दोस्तों जी हाँ, हम उसी सब्जेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, टैक्स। और टैक्स गवर्नमेंट की तरफ से एक कंपलसरी पे चार्ज है, पेमेंट है जो वो तुमसे ले रहे हैं। और वो क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उनको तो रेवेन्यू चाहिए भाई। जैसे हमारी फैमिली, आपकी फैमिली, मेरी फैमिली, हम सब की फैमिली में पेरेंट्स ने कंट्रीब्यूट किया, और पेरेंट्स ने कंट्रीब्यूट किया जिसकी वजह से तुम्हारे फिक्स खर्चे निकलते हैं। सो बच्चों, आपकी फैमिली के फिक्स खर्चे कौन निकालता है? आपके पेरेंट्स निकालते हैं, फादर निकालते हैं, मदर निकालती हैं, ठीक है। या बहुत सारे घरों में जैसे फादर्स कमाते हैं, मदर नहीं अर्न करती, कुछ केसेस में मदर्स भी अर्न करती हैं, कुछ केसेस में मदर्स अर्न कर रही हैं, फादर अर्न नहीं कर रहे हैं। तो अगर सिचुएशन जो भी हो, उन लोगों का वो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स योर फिक्स एक्सपेंसेस, आपके लिए, आपके घर वालों के लिए। बोलो हाँ या ना, है ना। अब अगर मैं बात करूं इंडियन गवर्नमेंट को, तो इंडियन गवर्नमेंट के हम सब क्या हैं? फैमिली मेंबर्स हैं। जी हां, हमें भी अपने देश की तरफ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इसका रीजन है क्योंकि हमारे देश के भी कुछ ना कुछ क्या है? फिक्स खर्चे हैं। जो फिक्स खर्चे हैं वो निकालने के लिए हमें एक इंडिविजुअल, हम सब एक फैमिली के मेंबर्स हैं, और हमारी फैमिली का नाम है इंडिया। और इंडियन गवर्नमेंट को उसके लिए हमें क्या देना होगा? टैक्स। तो हम जब उनको टैक्स देते हैं दोस्तों, तो उनके हाथ में जो रेवेन्यू आता है वो लोग हमारी ही फैसिलिटीज के लिए, हमारे ही इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हमारे ही बहुत सारे परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन के लिए यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? सो व्हाट इज टैक्स? टैक्स है क्या? तो मैं कह सकता हूं टैक्स एक गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। टैक्स एक गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। जी हां, टैक्स एक गवर्नमेंट का रेवेन्यू है जो किसके लिए यूज होता है? पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें कोई डाउट नहीं है कि टैक्स जो है वो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज होता है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अच्छा, बिल्कुल होता होगा। सर सोशल वेलफेयर के लिए भी यूज होता है। अरे हाँ ना। आपको आज के टाइम पर अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो आप हाईवेज देख रहे हो, मेट्रोज देख रहे हो, जगह जगह पे मतलब आप देख रहे हो कितनी तरक्की कर रही है हमारी इंडियन गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि हमारे देश के पास क्या आ रहा है? टैक्स आ रहा है। जब टैक्स आएगा तो वो लोग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करेंगे। अच्छा, सोशल वेलफेयर, दोस्तों आपने देखा होगा, आपको पता होगा, सुना भी होगा कि आपके जब कोई भी पर्सन गवर्नमेंट की बात करें, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय में उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी डेथ होने के बाद कंपनी, या फिर अगर हम बात करें गवर्नमेंट उनको क्या देती है? पेंशन देती है। जैसे डिफेंस में होता है, डिफेंस में क्या होती है? पेंशन होती है जो एवरी मंथ मिलती है ना। सो ये पेंशन्स कहां से आती हैं? ये पैसे कहां से आएंगे पेंशन के लिए? टैक्स से आते हैं। आप ही के दिए गए टैक्स से आते हैं उनके पास। अच्छा, बुढ़ापा पेंशन आपने सुना होगा,
आपने सुना होगा विडो को पेंशन मिलती है, हैंडीकैप पर्सन को पेंशन मिलती है। ऐसे तरह तरह की जो पेंशन हैं, चाहे बहुत बड़े अमाउंट की नहीं है, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। पॉपुलेशन कम होती तो कम भी होती, ज्यादा भी होती पेंशन, बट पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से हम इतनी पेंशन दे भी नहीं सकते। बट हाँ, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट आप ही के लिए पैसों को तो यूज कर रही है। सोशल वेलफेयर हो गया, आप कह सकते हो अगर आज मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कौन सा मेडिकल इंफ्रा में क्या बात करेंगे, हॉस्पिटल्स है कि नहीं, हॉस्पिटल्स वगैरह पे आज जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है। एम्स की बात करते हैं, दिल्ली में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है एम्स, ठीक है। इसी तरीके से हर एरिया में अलग अलग हॉस्पिटल है, बहुत फेमस गवर्नमेंट के। अच्छा, वो जो डॉक्टर्स है ना, वो वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स है, बहुत बढ़िया डॉक्टर्स हैं वहां पे, इसलिए बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं ऐसे एरियाज में। जैसे मैं एम्स की बात कर रहा हूं ना, तो वहां पे बहुत मतलब बड़े बड़े मतलब लोग भी वहां पे पहुंचते हैं। इसका रीजन क्यों है, ऐसा क्या है, क्या रीजन है कि ऐसे वो वहां पे पहुंचते हैं? इतना पैसा होने के बावजूद भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पहुंचते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वहां पे वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स आते हैं। सर, इनको पैसा कौन देता है? इनको पैसा हम ही लोगों में से, हमारी लोगों के जेब में से क्या जाता है? एक छोटा सा अमाउंट, विच इज टैक्स। दोस्तों, हम लोग टैक्स पे करते हैं और वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर यूज करते हैं। तो आज हॉस्पिटल्स में पुअर पेशेंट्स की मदद की जाती है, टैक्स पुअर पेशेंट से पैसे नहीं लिए जाते हैं। तो पुअर पेशेंट से पैसे नहीं लिए जाते तो उनको सर्विसेज कैसे देंगे? हमारे ही दिए गए टैक्स से। जी हां, सो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इंप्रूव होता जा रहा है, वो है टैक्स देने से। समझ गए? तो आज के टाइम पर अगर मैं बात करूं एजुकेशन में आप इंप्रूवमेंट देख रहे हो, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स और बेटर होते जा रहे हैं, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में फैसिलिटीज बढ़ रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? आप ही के दिए गए टैक्स से। जी हां, आप ही के दिए गए टैक्स से। अच्छा, और बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी के बारे में सुना होगा आपने, बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो आज के टाइम पर गवर्नमेंट इंपोर्ट्स अभी भी बहुत ज्यादा हैं, ऐसा नहीं है कि इंपोर्ट्स, हाँ एक्सपोर्ट्स पहले से बहुत बढ़ गई हैं। गवर्नमेंट की इंपोर्ट्स ज्यादा है, एक्सपोर्ट्स कम, जिसकी वजह से गवर्नमेंट इज लायबल टू पे, है ना। वो जो पेमेंट जो देनी है वो कहां से देगी गवर्नमेंट अपने इंपोर्ट्स पर, नेट इंपोर्ट्स पर, उसको बोलते हैं बीओपी। वो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है वो कहां से सेटल करेगी? बच्चों, टैक्स से। टैक्स एक गवर्नमेंट का रेवेन्यू, एक सिंगल मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, नॉट सिंगल, मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, जो कि गवर्नमेंट को जब मिलता है ना, तो वो इन सब जगहों पर पैसा यूटिलाइज किया जाता है। तो टैक्स के बारे में मैंने आपको इतना तो बताया, जैसे फैमिली की नीड्स पूरी करने के लिए, है ना, फैमिली की बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए आपके पेरेंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं। जब आप कमाओगे ना तो आप भी कंट्रीब्यूट करोगे, हाँ या ना। ऐसे ही टैक्स के लिए इंडियन गवर्नमेंट भी एक फैमिली है, इंडिया भी एक फैमिली है, और हम लोग सब उनके मेंबर्स हैं। हमें भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर देना चाहिए, सो दैट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके, सोशल वेलफेयर। अच्छा, डिफेंस का नाम नहीं लिया मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेंस के अंदर बहुत सारा खर्चा किया जाता है हमारे देश की तरफ से। 26 जनवरी दोस्तों, 26 जनवरी को जब वो परेड होती है तो आपने देखा होगा कि कितने सारे इक्विपमेंट्स दिखाए जाते हैं, कितने सारे एयरक्राफ्ट्स के इक्विपमेंट्स दिखाए, कितने सारे मशीन गन्स दिखाई जाती हैं। वो सब चीजें क्या दिखा रहे हैं? डिस्प्ले कहां से आ रहा है? पैसा है तो लेके आ रहे हैं ना यार। तो वो टैक्स जो है वो ये सब हमारा डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? सो टैक्स ही तो है एवरीवन। तो टैक्स दो टाइप के होते हैं दोस्तों। टैक्स कितने टाइप के होते हैं? दो। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो बच्चों, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ये डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट टैक्स क्या है बच्चों? कोई भी ऐसा टैक्स, आप लोग जानते हो, मुझे पता है आप लोग जानते हो, बट कोई बात नहीं, मेरी बात से भी सुन लो ना यार, मेरी बात भी समझ लो। टैक्स जो है, डायरेक्ट टैक्स वो है जिसका बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते किसी और पार्टी पर। अगर आज मैंने कमाना है, आज मैं कमा रहा हूं, तो मैं टैक्स दूंगा। क्या आप मेरी इनकम पे टैक्स दोगे? मैंने बोला बेटा प्लीज प्लीज मेरी इनकम पे टैक्स दे देना, दोगे? दो आप बिल्कुल भी नहीं दोगे। कहोगे सर आप कमा रहे हो, टैक्स आप दो ना, मैं क्यों दूं? तो इनकम कमाने वाला इंसान अपनी इनकम से खुद टैक्स पे करेगा, वो बर्डन शिफ्टिंग नहीं कर सकते हम किसी और पार्टी पर। बोलो हाँ या ना? सो डायरेक्ट टैक्सेस, ये वो टैक्सेस है जहां पे बर्डन शिफ्टिंग नहीं हो सकती। टैक्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। बोलो हाँ या ना एवरीवन? टैक्स बर्डन कैन नॉट बी
शिफ्टेड। और अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की, तो यस, इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू द अदर पार्टीज। सर एग्जांपल समझना, जीएसटी, कभी आपने देखा होगा कि आप कोई गुड खरीदते हो तो वो लोग गुड जब आपको सेल आउट करते हैं तो उस पर जीएसटी चार्ज करके आपसे कलेक्ट करके फिर गवर्नमेंट को पे करते हैं। सर दुकानदार अगर खुद जेब से जीएसटी देगा तो वो कमाएगा कैसे? सर समझे नहीं। अरे भाई एक बात बता, 100 रुपए का कोई गुड है, उसके ऊपर 100 रुपए के गुड के ऊपर वो अपना प्रॉफिट ऐड करके आपको बेचेगा, यस और नो? दुकानदार, तो दुकानदार अगर प्रॉफिट कमाना चाहता है तो वो जीएसटी का जो बर्डन है वो तुम पे ही तो शिफ्ट करेगा, क्योंकि अगर वो जीएसटी अपनी जेब से देगा तो उसकी प्रॉफिट तो कम हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? मतलब ये चीज ना हर कंज्यूमर के दिमाग में आता है, अच्छा हम इनकम टैक्स भी दें, हम जीएसटी भी दें, हम सब दें। भाई गवर्नमेंट मतलब दुकानदार क्या कर रहे हैं? दुकानदारों को देना चाहिए। देखो ऐसा है, दुकानदार नहीं दे सकता, दुकानदार देने की जिम्मेदारी तो निभा देगा, बट दुकानदार आपसे लेकर ही देगा गवर्नमेंट को। इसका रीजन ये है कि अदरवाइज दुकानदार कमाएगा कैसे? सो दोस्तों, टैक्स बर्डन जिसमें शिफ्ट किया जा सकता है, टैक्स बर्डन जिसमें शिफ्ट किया जा सकता है, टैक्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड। हम उस टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इनडायरेक्ट टैक्स। क्या ये बात समझ में आती है? डायरेक्ट टैक्स के अंदर एवरीवन, डायरेक्ट टैक्स के अंदर हम ना प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। इट फॉलोज प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट, इट फॉलोज प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट। जी हां, डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट फॉलो करती है। इसका मतलब होता है कि इनकम ज्यादा, टैक्स भी ज्यादा। बोलो हां या ना? अमीर ज्यादा टैक्स पे करेगा, जिसकी इनकम कम है वो कम टैक्स देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इनकम ज्यादा, टैक्स ज्यादा, इनकम कम, टैक्स कम। बट अगर मैं बात करूं इनडायरेक्ट टैक्स की, तो इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सर समझो मेरी बात को, अगर मैं आज एक रिच पर्सन है, एक रिच पर्सन है, ठीक है, BMW कार से उतरता है, आपकी स्टेशनरी की शॉप है, आप पेन बेच रहे हो। क्या बेच रहे हो? पेन। ये पेन 10 रुपए का है। क्या आप उस पर्सन को जब देखोगे BMW से उतरते हुआ आ रहा है तुम्हारे पास, तो तुमने देखा यार इसके पास तो बहुत पैसे होंगे, तो 10 रुपए का पेन है, और आपने उसको बोला 1000 रुपए, क्योंकि आपके हिसाब से वो दे सकता है ये 1000 रुपए। क्या वो दे देगा 1000 रुपए? वो कहेगा भाई MRP तो 10 रुपए ही है, मेरे को बताओ हाँ या ना? एवरीवन, 10 रुपए का पेन है तो 10 रुपए ही तो वो पे करेगा, जिसके अंदर अगर 1 रुपए का जीएसटी है, अगर 10 रुपए के अंदर 1 रुपए का जीएसटी है तो वो 1 रुपए का जीएसटी ही तो देगा, ज्यादा क्यों देगा? अच्छा, इसी तरीके से उसी टाइम पे ना रिक्शे वाला भी आ गया, और रिक्शे वाला ना रिक्शे से उतरता है और कहता है कि उसको भी ना स्टेशनरी वाले के पास जाता है, उसको भी पेन खरीदना था, तो वो सेम पेन की कॉस्ट पूछता है, कहता है कितने का पेन है, तो उसको क्या देख के बोलेगा कि यार कोई बात नहीं, तू 1 रुपए दे दे। नहीं बच्चों, क्या बात कर रहे हो? ऐसे कैसे हो सकता है? देने को तो वो फ्री भी दे सकता है ना? बट पॉइंट ये है कि क्या अमीर और गरीब से क्या टैक्सेस में कोई फर्क आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं आ रहा। सो बेसिकली हम लोग प्रोग्रेसिव के ऑपोजिट वर्ड को हम लोग पढ़ें तो रिग्रेसिव बोलते। हम क्या बोलते हैं? रिग्रेसिव। अगर वे प्रोग्रेसिव है तो ये रिग्रेसिव है, बट मैं इसको कंप्लीटली रिग्रेसिव कभी नहीं मानता हूं। रिग्रेसिव कंप्लीटली का मतलब हो गया कि अगर आप ये कहते हो कि इनकम बढ़ गई है तो टैक्स कम हो गया है, बट मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानता हूं कि इनकम बढ़ने से टैक्स कम हो गया। इनकम बढ़ने से तो टैक्स में कोई फर्क आया ही नहीं, आप अमीर हो या गरीब, टैक्स विल रिमेन सेम। भाई इनकम ज्यादा हो या इनकम कम हो, टैक्स विल रिमेन सेम। अगर हम रिग्रेसिव बोलेंगे तो इनकम ज्यादा, टैक्स कम होना चाहिए ना, जीएसटी कम क्यों होगा? हाँ, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, सर उसकी पेइंग कैपेसिटी तो बढ़ गई। बिल्कुल सही बात है, अगर उसकी पेइंग कैपेसिटी बढ़ गई है तो उसके हिसाब से ये उसको जो अमाउंट पे करना है वो उसके लिए कम है। मतलब उसके लिए वो कहेगा यार 10, अगर कोई 100 करोड़ कमा रहा है वो 1 रुपए का टैक्स दे रहा है, और जो लाख रुपए कमा रहा है वो 1 रुपए का टैक्स देख रहा है। अगर तुम इस तरीके से सोच रहे हो तब भी मैं इसको कंप्लीटली रिग्रेसिव नहीं बोल सकता हूं दोस्तों, मैं इसको क्या बोलूंगा? पार्शियली रिग्रेसिव कॉन्सेप्ट। इज दैट क्लियर एवरीवन? सो इट डज नॉट फॉलोज, हम कहते हैं इट डज नॉट फॉलोज प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट। इट डज नॉट फॉलोज प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट। इसका मतलब है यहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है?
पार्शियली रिग्रेसिव। अब आप लोग अपनी बुक्स में चेक करोगे, कहीं ना कहीं चेक करोगे, तो मैं आपको बता देता हूं पहले से, ये एक डिबेटेबल पॉइंट है। बहुत सारे लोग अभी भी ये मानते हैं कि इसको रिग्रेसिव बोला जाए, क्योंकि देखो रिग्रेसिव इस सेंस में आप कह सकते हो कि इनकम बढ़े या घटे, टैक्स बढ़ नहीं रहा, टैक्स बराबर है। बट हां, अगर मैं इस सेंस में भी सोचूं कि एक अमीर इंसान ज्यादा सामान खरीदेगा, तो उस ज्यादा सामान खरीदने से तो वो ज्यादा टैक्स पे करेगा, जीएसटी भी तो पे करेगा। भाई जीएसटी दुकानदार को देगा, दुकानदार आगे गवर्नमेंट को देगा, तो अल्टीमेटली दुकानदार को तो वो जीएसटी दे रहा है ना, तो वो उस जो अमीर इंसान होगा वो ज्यादा जीएसटी भी तो पे कर रहा है। तो इस तरीके से देखा जाए तो वो प्रोग्रेसिव भी हो सकता है, बट नहीं बच्चों, इसीलिए क्योंकि ये कंफ्यूज पोजीशन है, मैं इसको कंप्लीटली रिग्रेसिव ना बोलकर पार्शियली रिग्रेसिव बोलता हूं। बट अगर आपके स्टडी मटेरियल्स के अंदर अभी भी उसको रिग्रेसिव लिखा हुआ है तो आप उसको रिग्रेसिव याद करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट या पार्शियली रिग्रेसिव, इज दैट क्लियर एवरीवन? नाउ इनकम, इसका मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इनकम ज्यादा हो या कम हो, टैक्स विल रिमेन सेम, टैक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 3 बच्चों, डायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट टैक्स इट इनडायरेक्टली अफेक्ट द प्राइस ऑफ कमोडिटी। मानते हो? इट इनडायरेक्टली अफेक्ट द प्राइस ऑफ कमोडिटी। डायरेक्ट टैक्स से कमोडिटी के प्राइस पे इंपैक्ट आएगा इनडायरेक्टली। जैसे बच्चों एक बात बताओ, आज आप इनकम टैक्स आपका बढ़ जाए, तो आपका इनकम टैक्स अगर बढ़ गया तो आपकी परचेजिंग पावर कम नहीं हो जाएगी? हाँ या ना? आपके दिमाग में आया तो जरूर कि प्राइस ऑफ कमोडिटी से कैसे फर्क पड़ सकता है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। बट डायरेक्ट टैक्स बढ़ने से आपकी परचेजिंग पावर कम नहीं हो जाएगी। अगर आपकी परचेजिंग पावर कम हो गई तो गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। कौन से गुड्स की डिमांड कम होगी? लग्जरी, नॉर्मल या नेसेसिटी गुड्स? नॉर्मल गुड्स, लग्जरी गुड्स भी हो सकते हैं, नेसेसिटी गुड्स बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। ये तो आपको पता है ना। रेट सस्ते भी हो जाएं, इनकम टैक्स बढ़ने से आपकी परचेजिंग पावर कम हो गई, चाहे रेट सस्ते हो चाहे रेट महंगे हो, नेसेसिटी गुड्स जो हैं जनरली उसकी डिमांड क्या रहती है? सेम, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है ना। सो ऐसे ही अगर मैं कहता हूं कि परचेजिंग पावर कम हो गई, डिमांड कम हो गई, किन की? नॉर्मल गुड्स की या लग्जरी गुड्स की, तो अल्टीमेटली सप्लायर को एक डिसीजन लेना होगा कि प्राइसेस को क्या कर देता हूं? कम कर देता हूं। सर इनकम टैक्स बढ़ने से प्राइसेस क्या किए जा सकते हैं? कम किए जा सकते हैं। यस, सो इनकम टैक्स बढ़ने से प्राइसेस को कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की मेजर्स, पॉलिसीज याद है? वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए 2 तरह की पॉलिसीज होती थी, एक फिस्कल पॉलिसी, दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी। याद है? वो फिस्कल पॉलिसी का एग्जांपल था इंक्रीज इन टैक्स। अगर आप आज भी इंक्रीज इन टैक्स कर दो ना तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। हां, देश को इन्फ्लेशन से बचाना है, इन्फ्लेशन से कम करना है, कंट्रोल करना है इन्फ्लेशन को, तो इनकम टैक्स बढ़ाया जा सकता है। बट कोई भी सरकार यह डिसीजन नहीं ले सकती, क्योंकि अगर इंक्रीज इन इनकम टैक्स कर दिया तो भाई साहब अगले 5 साल नहीं आएंगे, वो अगले 5 साल नहीं आएंगे। मोदी सरकार ये नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? बिकॉज अगले 5 साल में भी तो आना है। कोई भी गवर्नमेंट, मैं इंडियन गवर्नमेंट की बात ना करूं, मैं पूरे वर्ल्ड में कोई भी गवर्नमेंट के बारे में बात करूं, सारी गवर्नमेंट्स फिस्कल पॉलिसी को फॉलो नहीं करेंगी, एटलीस्ट इंक्रीज इन इनकम टैक्स वाला डिसीजन नहीं लेंगी। क्योंकि इंक्रीज इन इनकम टैक्स से प्राइसेस कंट्रोल तो किए जा सकते हैं, बट वो एक नेगेटिव बढ़ जाएगा पूरी की पूरी इकोनॉमी के लिए। अगर मैं बात करूं डिक्रीज इन इनकम टैक्स, तो सिमिलरली परचेजिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। परचेजिंग पावर बढ़ गई तो डिमांड बढ़ जाएगी। बट आप लोग तो जानते ही, सप्लाई तो हर चीज की क्या रहती है? कांस्टेंट। सप्लाई स्कैर्स है और सप्लाई की कांस्टेंट अवेलेबिलिटी है, तो डिमांड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। सप्लायर को क्या करना होगा? प्राइसेस बढ़ाने होंगे। सप्लायर प्राइसेस बढ़ाएगा, डिमांड कम होगी, और डिमांड और सप्लाई एक जगह पे जाके मीट करेगी, जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? सो डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्टली कमोडिटी के प्राइसेस को इंपैक्ट करता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स तो बच्चों लगता ही प्राइस ऑफ कमोडिटी पर है। यस और नो? सो इट डायरेक्टली अफेक्ट द प्राइस ऑफ कमोडिटी। जी हां, अगर आप मुझसे पूछो कि जीएसटी की बात करें, जीएसटी आपको पता ना, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। बर्डन क्या किया जाता है? शिफ्ट। जैसे आप दुकानदार वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया था। सो अगर जीएसटी बढ़ जाए तो प्राइस डायरेक्टली बढ़ जाएगा, और अगर जीएसटी कम हो जाए किसी गुड के ऊपर तो प्राइस का रेट
कम हो जाएगा, बोलो हाँ या ना एवरीवन, यस और नो। सो डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्टली कमोडिटी के प्राइस को इंपैक्ट करता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली कमोडिटी के प्राइस को इंपैक्ट करता है। क्या ये बात समझ में आती है? अगर मैं मुझसे पूछ रहा हूं डायरेक्ट टैक्स में और क्या है सर, सो डायरेक्ट टैक्स को हमारे देश के अंदर मैनेज कौन करता है? सीबीडीटी। कौन मैनेज करता है दोस्तों? सीबीडीटी, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। बच्चों ये वो बोर्ड है जो डायरेक्ट टैक्सेस की क्या है? अथॉरिटी है। क्या है? अथॉरिटी। ये डायरेक्ट टैक्सेस को मैनेज करती है हमारे देश के अंदर। बच्चों फाइनेंस मिनिस्ट्री के नीचे दो तरह के बोर्ड हैं, सीबीडीटी और एक होता है सीबीआईसी। आईसी हम लोग पढ़ेंगे अभी यहां पर। सीबीडीटी इज फॉर डायरेक्ट टैक्सेस। तो डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड कोई भी सर्कुलर, कोई नोटिफिकेशन, कोई अमेंडमेंट लेके आनी है तो वो कौन करता है? सीबीडीटी करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस का बोर्ड ये वो अथॉरिटी है जो डायरेक्ट टैक्सेस को क्या करता है? मैनेज करता है। क्या ये बात समझ में आती है एवरीवन? बच्चों डायरेक्ट टैक्सेस के लिए जो भी अमेंडमेंट्स लेके आने हैं, चलो ठीक है, वो सीबीडीटी के हाथ में है। इनडायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड अगर कुछ चेंज लेके आना है या कोई नया रूल बनाना है तो वो पावर्स किसको दी जाती हैं? सीबीआईसी। जी हां, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। सो डायरेक्ट टैक्सेस को मैनेज करने के लिए है सीबीडीटी, इनडायरेक्ट टैक्सेस को मैनेज करने के लिए सीबीआईसी। इज दैट क्लियर? अच्छा, डायरेक्ट टैक्सेस में एग्जांपल्स के तौर पे आप लिख सकते हो कि इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। हाउस टैक्स, हाउस टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। जिसका घर होगा उसको अपने प्रॉपर्टी पर हाउस टैक्स देना पड़ता है। जैसे म्युनिसिपल टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, एक ही बात है, हाउस टैक्स ही बोलते हैं उसको, है ना। आपकी लोकेशन के आसपास जो आपका ध्यान रखना, सैनिटेशन, साफ सफाई का ध्यान रखना, वो लोग लेते हैं ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वो टैक्स लेता है तुमसे, उस वजह से वो यहां पर ध्यान रखता है। हाउस टैक्स, हाउस टैक्स के अलावा एक पहले होता था वेल्थ टैक्स, वो तो फिनिश हो गया। कॉर्पोरेट टैक्स लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो? कॉर्पोरेट टैक्स एटसेट्रा। कॉर्पोरेट टैक्स कंपनीज का डायरेक्ट टैक्स है। कंपनीज को अपनी इनकम पर जो पे करना होता है उसको हम कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं। सो अगर हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस में चले जाएं तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में कौन है? इनडायरेक्ट टैक्सेस में एग्जांपल के तौर पे सबसे पहला तो एग्जांपल जो आपको पता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जी हां, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी। बच्चों जीएसटी के अलावा, जीएसटी के अलावा और कौन से टैक्सेस हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अलावा? बच्चों अगर आप मुझसे पूछोगे वैट तो मैं कहूंगा हाँ एवरीवन, यस। वैट वैसे तो फिनिश हो चुका है। आपको पता है जब जीएसटी आया था तो वैट डिलीट हो गया, वैट का कोई अब वजूद नहीं रह गया। बट वैट अभी भी 2 प्रोडक्ट पे रहता है। वजूद मतलब ओवरऑल कंप्लीट कर दें तो यस वैट खत्म हो चुका है, वैट का कानून खत्म हो चुका है, बट वैट अभी भी 2 प्रोडक्ट पे जिंदा है। फर्स्ट एल्कोहलिक लिकर और सेकेंड पेट्रोलियम आइटम्स। क्वेश्चन बनता है भाई, क्वेश्चन बिल्कुल बनता है, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है कि अगर हम बात करो कि सर वैट किस पर लगता है तो मैं बोलूंगा यस वैट गुड्स पर, जो आप गुड्स बेचते हो, है ना। और वो कौन से गुड्स? गवर्नमेंट ने बोला एल्कोहलिक लिकर और पेट्रोलियम, एल्कोहलिक लिकर और पेट्रोलियम। पेट्रोलियम आइटम्स के ऊपर भी और वैट, एल्कोहलिक लिकर पे क्या लगता है? वैट लगता है। अच्छा, वैट के अलावा एक और टैक्स है जो कि वैसे तो खत्म हो चुका है बट ये भी 2 प्रोडक्ट पे अभी भी जिंदा है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। बच्चों ये लगता था मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स इन इंडिया पर। जब हमारे देश में गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं तो उसके ऊपर क्या पे करनी होती है? एक्साइज ड्यूटी पे करनी होती है। वो एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो पे करनी होगी वो अब आज के टाइम पे सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट पे लगती है। पहला आप लोग लिख लो ज्यादा बेटर रहेगा, वैट भी जिंदा है 2 प्रोडक्ट पर, एक एल्कोहलिक लिकर, दूसरा पेट्रोलियम। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप मुझसे पूछो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी तो मैंने बोला वैट तो, अच्छा वैट लगता कब था बच्चों? वैट लगता कब था? जब हम लोग सेल की बात करें ना तो सेल 2 तरह की होती है, एक इंट्रा स्टेट सेल और दूसरा
इंटर स्टेट सेल। बच्चों ये जो इंट्रा स्टेट सेल होता है, इंट्रा का मतलब होता है विद इन द स्टेट। इंट्रा का क्या मतलब होता है? विद इन द स्टेट। दिल्ली का सेलर, दिल्ली का बायर, क्या लगेगा? वैट। इसी ट्रांजैक्शन पर लगता था वैल्यू एडेड टैक्स। जबकि इंटर स्टेट सेल मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, आउटसाइड द स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट। तो जब भी कभी एक स्टेट से दूसरे स्टेट बिकता था ना सामान, तो लगता था सेंट्रल सेल्स टैक्स। क्या लगता था? सेंट्रल सेल्स टैक्स, सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। ये पहले की बात कर रहा हूं, लगता था बोल रहा हूं, है नहीं। आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो वैट तो सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट पे लगता है, वो मैंने आपको बता ही दिया। और अगर आप मुझसे पूछो सेंट्रल सेल्स टैक्स, तो सेंट्रल सेल्स टैक्स भी इन्हीं 2 प्रोडक्ट्स को अगर हम इंटरस्टेट सेल करेंगे तो सीएसटी लगेगा। इसका है नाम सेंट्रल सेल्स टैक्स और इसका नाम है वैल्यू एडेड टैक्स। बच्चों आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं इसके अंदर कि वैट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। कौन कलेक्ट करती है? स्टेट गवर्नमेंट। और इस वजह से इनके पूरे देश भर में हर स्टेट में वैट के रेट्स क्या होंगे? अलग अलग होने की वजह से अल्कोहलिक लिकर और पेट्रोलियम के प्राइसेस अलग अलग मिलेंगे। यही प्रॉब्लम थी, यही एक प्रॉब्लम थी पहले वैट के अंदर, क्योंकि हर प्रोडक्ट के प्राइसेस हर स्टेट में अलग अलग मिलते थे। तो बहुत सारे लोग इंटरस्टेट परचेजिंग करके ट्रेडिंग करते थे। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अब से ऐसा नहीं होगा, अल्कोहलिक लिकर और पेट्रोलियम को छोड़ के बाकी सारे प्रोडक्ट्स पे लगाओ जीएसटी, और जीएसटी पर कर दिया पूरे देश भर में यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब सेम रेट्स। लोग क्या करते थे? गाड़ियां खरीदने के लिए दूसरे स्टेट्स में चले जाते थे। बड़ी गाड़ियां, अगर वो जैसे अगर मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू खरीदनी है, क्योंकि वैट के रेट में बहुत फर्क था, हर स्टेट के वैट रेट में फर्क था, तो लोग करते थे ऐसा। जैसे अगर मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली के साथ ना गुड़गांव है, हरियाणा साइड पे ना लोग वैट का रेट क्या होता था? कम होता था। तो गाड़ियां खरीदने के लिए लोग कहां चले जाते थे? हरियाणा से आके खरीदा, उसके बाद यूज कर लिया। वो तो यूज कर ही रहे। लोग मोबाइल फोन खरीदने के लिए भी कहां चले जाते थे? गुड़गांव। तो एग्जैक्टली लोग ऐसा करते थे, बट अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि जीएसटी पूरे देश भर में सेम ही है, रेट सेम है। अगर आप मुझसे पूछो सेंट्रल सेल्स टैक्स, तो यही अगर इंटरस्टेट सेल हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो क्या लगेगा? सीएसटी। बच्चों ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर सीएसटी कलेक्ट कौन करता है? ये भी स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। अब जैसे गुड दिल्ली से हरियाणा गया, तो दिल्ली से गुड हरियाणा गया, तो कहां से गया? दिल्ली से गया। तो हरियाणा वाले बायर से मैं टैक्स कलेक्ट करूंगा और दिल्ली गवर्नमेंट को पे करूंगा। तो सीएसटी क्यों लगा? सर नाम तो सीएसटी है, सीएसटी का मतलब हो गया सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो मैंने बोला भाई हाँ, बिल्कुल सही बात है। सेंट्रल सेल्स टैक्स इसलिए क्योंकि दो स्टेट्स थी, आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता था, एक स्टेट दूसरे स्टेट से टैक्स ले रही होगी, अगर रेट्स में फर्क होगा तो दिक्कत होगी। तो इसीलिए सीएसटी पहला प्रॉब्लम, जो पहली बात जो क्लियर कर दी कि सीएसटी के अंदर इंटरस्टेट सेल के ऊपर सीएसटी लगता है। दूसरा एक प्रॉब्लम है वो ये कि सीएसटी वाज ओरिजिन बेस्ड टैक्स। ओरिजिन बेस्ड टैक्स का मतलब है जिस स्टेट से गुड्स की मूवमेंट कमेंस होगी उस स्टेट को मिलेगा रेवेन्यू। सो अगर दिल्ली से गुड हरियाणा गया तो दिल्ली गवर्नमेंट को मिलेगा रेवेन्यू। अब आप मुझसे पूछोगे सर प्रॉब्लम क्यों बोली आपने? इसके बारे में थोड़ी ही क्लासेस, मतलब और 1-2 क्लासेस के बारे में बाद आपको जरूर बताऊंगा मैं इसके बारे में, चिंता ना करो। बट अभी के लिए इतना जान लो, इंटरस्टेट होगा तो सीएसटी वाज अ ओरिजिन बेस्ड टैक्स। और अगर हम बात करें वैट की, तो वैट तो देखो, वैट तो जिस स्टेट में खरीद रहे हैं उसी स्टेट का सेलर है, उसी स्टेट का बायर है, तो वैट तो यही लगना है ना पर्टिकुलर स्टेट में। अगर दिल्ली का सेलर है, दिल्ली का बायर है, तो दिल्ली गवर्नमेंट वैट कलेक्ट करेगी, हाँ या ना? तो सीएसटी में भी यही था, बट सीएसटी में 2 स्टेट्स इन्वॉल्व है। मेरी बात समझ गए? एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो कलेक्ट तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, बट कौन सी स्टेट गवर्नमेंट करेगी? जिस स्टेट से गुड्स की मूवमेंट कमेंस हुई है। और ये एक रीजन था दोस्तों, जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि मैं इस ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आपस में आप लोगों की कोई डिस्प्यूट्स हो। इसलिए ये एक्ट भी सीएसटी एक्ट था, जो कि पूरे देश भर में एक ही कानून बनाया गया। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी कुछ ऐसा ही था, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स इन इंडिया, पूरे देश भर में कहीं भी गुड्स मैन्युफैक्चर करो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगेगी। बट आज के टाइम पर सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट पे लगती है, एक पेट्रोलियम एंड दूसरा टोबैको। बच्चों टोबैको और पेट्रोलियम पर आज भी क्या लगता है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी।
सो पेट्रोलियम आइटम्स मैन्युफैक्चर करने पर या टोबैको मैन्युफैक्चर करने में, टोबैको यानी सिगरेट से मैन्युफैक्चर करने पर, तो इनके ऊपर क्या लगता है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी आज भी लगता है। अब तुम बोल रहे होगे सर पेट्रोलियम पे दोनों लगते हैं, तो मैं कहूंगा बिल्कुल हाँ बेटा, पेट्रोलियम मैन्युफैक्चर हुआ वो अलग चीज है, बेचा गया वो अलग चीज है। अगर मैन्युफैक्चर हुआ तो क्या लगेगा? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। बेचा गया तो क्या लगेगा? वैल्यू एडेड टैक्स। हाँ या ना? बच्चों वैट की वजह से तो मैंने आपको बताया ना, हर स्टेट में अलग अलग रेट्स होते थे, ये बात तो मैंने आपको बताई। अच्छा, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी तो ऑब्वियसली पूरे देश भर में एक ही रेट होगा, तो कहीं पर भी आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी तो वही लगेगा। बट इस वजह से, वैट की वजह से इन दोनों के प्राइसेस आपको हर स्टेट में क्या मिलेंगे? अलग अलग। चलो आगे बढ़ते हैं। और कौन सा टैक्स है सर इनडायरेक्ट टैक्स में? ये सारे बर्डन शिफ्टिंग होते हैं सर। हाँ हाँ बेटा, कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी भी एक ऐसा टैक्स है जो गुड्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होने पे लगता है। तो अगर आज हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं या गुड्स को अपने, इंपोर्ट समझ गए ना, दूसरे देश से इंडिया में लेके आना इज इंपोर्ट, और अगर इंडिया से बाहर लेकर जाना इज एक्सपोर्ट। तो दोस्तों इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पर क्या लगती है? कस्टम ड्यूटी लगती है। क्या लगती है? कस्टम ड्यूटी। और कस्टम ड्यूटी इज ऑल्सो एन इनडायरेक्ट टैक्स। अगर मैं आज गुड्स इंपोर्ट कर रहा हूं तो नेचुरली मेरे लिए वो कॉस्ट बन गई और मैं अपना बर्डन शिफ्ट करूंगा दूसरी पार्टी पे, जिसको मैं आगे सामान बेचूंगा। तो अगर मैं जिसको सामान बेचूंगा मैं अपना बर्डन उस पर शिफ्ट कर दूंगा, नहीं शिफ्ट करूंगा तो मैं कमाऊंगा कैसे? सो कस्टम ड्यूटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, और बर्डन क्या किया जाता है? इसमें भी शिफ्ट किया जाता है। क्या ये बात समझ में आती है एवरीवन? बच्चों डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है कि डायरेक्ट टैक्स में टैक्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड। डायरेक्ट टैक्स में प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स में पार्शियली रिग्रेसिव। याद करने के लिए आप रिग्रेसिव भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट टैक्स इट इनडायरेक्टली अफेक्ट द प्राइस ऑफ कमोडिटी, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली अफेक्ट करता है प्राइस ऑफ कमोडिटी। डायरेक्ट टैक्स में सीबीडीटी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो डायरेक्ट टैक्सेस की अथॉरिटी है जो हमारे देश में डायरेक्ट टैक्सेस को मैनेज करती है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस में सीबीआईसी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। डायरेक्ट टैक्स में एग्जांपल्स आप इनकम टैक्स, हाउस टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स का एग्जांपल्स ले सकते हो, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी, वैट, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सब एग्जांपल्स ले सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों? अगर हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स की, अब ये बात जाननी बहुत जरूरी है, ये जो आप लोगों ने सर आपने जो बताया मुझे, ये जो टैक्सेस बताए, ये लगते कब हैं? ये कौन से सिचुएशन में जाके लगते हैं? बच्चों ये जानना भी बहुत जरूरी है कि किस सिचुएशन में जाके लगते हैं, और हम उसको बोलते हैं टैक्सेबल इवेंट। क्या बोलते हैं? टैक्सेबल इवेंट। टैक्सेबल इवेंट का मतलब होता है एन इवेंट और सिचुएशन विच गिव्स राइज टू टैक्स लायबिलिटी। आओ जरा लिखते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, टैक्सेबल इवेंट। मैंने बोला ऐसा कोई इवेंट, एन इवेंट और सिचुएशन which gives rise to tax liability। ऐसा इवेंट या ऐसी सिचुएशन जिसकी वजह से टैक्स लायबिलिटी अराइज हो जाए, हम उसको टैक्सेबल इवेंट बोलते हैं। सो बच्चों बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं कहता हूं कि मुझे टैक्स पे करना है, ठीक है, तो वो मुझे जानना है कि मैं टैक्स कब पे करूं। भाई सिचुएशन कौन सी है जिसकी वजह से आप मुझसे टैक्स मांग रहे हो? सो ये सिचुएशंस बताई गई। ये सिचुएशंस क्या बताई गई? संविधान के अंदर ही लिख दी गई कि कौन कौन सी सिचुएशन पे कौन सा टैक्स लगेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ही है। सो अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, हम बात करेंगे अगली क्लास में बात करेंगे, आज तो हमारा ये मुद्दा ये नहीं है, हमारा मुद्दा है टैक्सेबल इवेंट। सो हम लोग ये समझते हैं कि इनकम टैक्स कब लगता है। जी हां, इनकम टैक्स कब लगता है? तो बच्चों ये हो गया टैक्स और ये हो गया टैक्सेबल इवेंट। सो अगर इनकम टैक्स पूछा जाए तो इनकम टैक्स आज हम लोग कब पे करना होता है? जब हमारी टैक्सेबल इनकम होती है तब हमें इनकम टैक्स पे करना होता है। देखो इनकम कई तरह की, इनकम तो वैसे दो तरह की है, मेन बोला जाए, टैक्सेबल इनकम, एग्जेम्प्ट इनकम। ऐसी इनकम जिस पे टैक्स लगता है उसको बोलते हैं टैक्सेबल इनकम, और ऐसी इनकम जिस पे टैक्स नहीं लगता है उसको बोलते हैं एग्जेम्प्ट इनकम। तो टैक्सेबल इवेंट में इनकम टैक्स पे टैक्स कब लगता है? जब हम लोग टैक्सेबल इनकम कमाते हैं। तो आज हम लोग टैक्सेबल इनकम कमाते हैं, मतलब अगर मेरी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा होती है तो मैं टैक्सेबल में हूं। अब तुम बोलोगे सर 5 लाख रुपए तक तो इनकम एग्जेम्प्ट होती है, तो मैं क्या बोलूंगा? बेटे 5 लाख रुपए तक इनकम जो एग्जेम्प्ट होती है, जो आपने सुना है ना, वो रिबेट मिलती है, वैसे स्लैब्स के अंदर क्या डाला जाता है? 2.5 लाख रुपए तक की इनकम एग्जेम्प्ट।
इज दैट क्लियर? 2.5 लाख रुपए से ऊपर के ऊपर क्या लगेगा? टैक्स। तो एक टैक्सेबल इनकम है। बच्चों ऐसे बहुत सारी इनकम्स है हमारे देश के अंदर, जिसमें एग्रीकल्चर इनकम, जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम फुली एग्जेम्प्ट होती है, ठीक है, इंडिया से कमाते हो तो। बट इसी रीजन से हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि जो हम इनकम कमा रहे हैं क्या वो टैक्सेबल है भी। इसलिए टैक्सेबल इनकम कमाने पर ही गवर्नमेंट को हमें क्या देना होगा? इनकम टैक्स। तो ये एक इवेंट हो गया। इवेंट क्या हुआ? इनकम टैक्स में सॉरी टैक्सेबल इनकम कमाना, और हमें पे क्या करना होगा? इनकम टैक्स। सिमिलरली सर हमें बताओ जीएसटी कब लगता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये कब लगता है? जब भी कभी गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई होगी, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। अगर आज आप कोई गुड्स या सर्विसेज दोनों सप्लाई करते हो तो ऐसे केस पे क्या लगेगा? जीएसटी। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना है कि जीएसटी कई प्रकार के होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी। तो 4 तरह के आप लोगों ने वैसे भी सुने हैं, वो बिल्कुल सही सुना है। हम लोग जीएसटी के बारे में चर्चा बाद में करेंगे। अभी हम लोग जीएसटी लगता क्यों है वो समझ रहे थे, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। थर्ड, अगर आप बात करो सर कस्टम ड्यूटी क्यों लगता है? अच्छा एक बात और, सप्लाई की मैंने बात करी थी ना, तो बेटा सप्लाई में कंफ्यूज नहीं होना। सप्लाई में बहुत बड़ा वर्ड है, सप्लाई के अंदर ही सेल आता है। सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लाइसेंस, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, ये सब सप्लाई के अंदर ही आता है। इसीलिए सप्लाई एक बहुत बड़ा वर्ड है जिसके ऊपर क्या लगता है? जीएसटी लगता है, ठीक है। और गवर्नमेंट ने बहुत ही समझदारी से सप्लाई वर्ड को बोला गया कि सप्लाई वर्ड पे जीएसटी लगाएंगे, ना कि सेल पर, क्योंकि सेल में तो सिर्फ एक हिस्सा जिसमें सेल ऑफ गुड, पैसा लेंगे तो जीएसटी, पैसा लेंगे तो टैक्स लगेगा वरना नहीं लगेगा। सो पहले क्या होता था, लोग गुड्स बेच देते थे और वो गवर्नमेंट को शो नहीं करते थे कि हम लोगों ने, वो ये शो करते थे कि हमने फ्री बेच दिया। फ्री बेच दिया मतलब अपना फ्री में दे दिया, तो उस पर टैक्स नहीं। तो ऐसा नहीं होगा, गवर्नमेंट कहता है इस पर भी क्या लगेगा? जीएसटी। सप्लाई वर्ड यूज किया गया। इसीलिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे दोस्तों लगता है कस्टम ड्यूटी। जब मैं कोई गुड्स को इंपोर्ट करता हूं और एक्सपोर्ट करता हूं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। बच्चों आज अगर मैं दूसरे देश से गुड्स को इंपोर्ट करता हूं इन इंडिया, या मैं इंडिया से गुड्स को एक्सपोर्ट करता हूं, तो इस पर क्या लगती है? कस्टम ड्यूटी। एंड कस्टम ड्यूटी ये टैक्स है जो इस इवेंट पे लगता है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? सो कस्टम ड्यूटी भी हमारे देश के अंदर टैक्स लगाया जाता है। पॉइंट नंबर 4, अगर आप पूछो कि कस्टम ड्यूटी के अलावा और कौन से टैक्स है सर और कौन सा टैक्स है, मैं बोलूंगा बेटा एक वैल्यू एडेड टैक्स भी है। बेटा वैसे तो वैल्यू एडेड टैक्स क्या हो गया? खत्म हो गया। बट मैंने आपको बताया कुछ 2 प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर वैट आज भी जिंदा है। बोलो कौन कौन से? एक है पेट्रोलियम और एक है एल्कोहलिक लिकर। जी हां, बोलो हाँ या ना। अच्छा, ये वैट लगता कब था? जब भी कभी गुड्स की इंट्रा स्टेट सेल होती थी। क्या सेल? इंट्रा स्टेट सेल ऑफ गुड्स। बच्चों इंट्रा मतलब होता है विद इन द स्टेट। अगर इंट्रा बिका तो लगेगा वैट, इंटर बिका तो क्या लगेगा? सीएसटी। आओ जरा ये भी लिख लेते हैं, सेंट्रल सेल्स टैक्स। अब आपको समझ में आ रहा होगा मैं ये इवेंट का मतलब क्या बताना चाह रहा हूं। ये वो सिचुएशंस हैं जिनकी वजह से ये टैक्सेस लग रहे हैं। हर एक की अलग अलग क्या है? सिचुएशन है। सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था जब कभी इंटर स्टेट सेल करते थे, इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स, एक स्टेट से दूसरे स्टेट। जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स बिकेंगे तो क्या लगेगा? सेंट्रल सेल्स टैक्स, CST। इज दैट क्लियर? बात समझ में आती है दोस्तों? सो वैल्यू एडेड टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी। अच्छा एक और लिख लो, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कब लगती है? जब कोई गुड्स मैन्युफैक्चर हो इंडिया में, मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स इन इंडिया। अगर इंडिया में गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं तो इसके ऊपर हमें क्या पे करनी पड़ती है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। सो दोस्तों मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स इन इंडिया, अब ये इवेंट रहा नहीं, क्योंकि अब सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट्स पर यह चीज रहती है, विच इज पेट्रोलियम एंड टोबैको। टोबैको आइटम्स लिख लो, जो कि टोबैको से बनी हुई आइटम्स हैं, जैसे कि सिगरेट्स।
तो इनके ऊपर आज भी क्या लगता है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इनकी मैन्युफैक्चरिंग पे, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स कलेक्ट करती है और टोबैको के ऊपर ना, टोबैको पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता है बच्चों, इनके बेचने पर ना जीएसटी लगता है। जी हाँ, इनके बेचने पे जीएसटी लगता है, ठीक है। अच्छा, पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम की मैन्युफैक्चरिंग पर क्या लगता है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, पर उसके बेचने पर लगता है वैल्यू एडेड टैक्स। क्या ये बात समझ में आती है? तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, ये वो टैक्सेस हैं, ये वो इवेंट हैं जिनकी वजह से ये पर्टिकुलर टैक्स लगता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। हम लोगों ने एक बहुत दो इंपॉर्टेंट टॉपिक किए हैं डिस्कस, अगली क्लास के अंदर हम लोग और आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाय बाय।